वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर shaadi.com पे आए। डाउनलोड नाउ। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ख़ास और अहम मुद्दे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस बात पर ख़ास तवज्जो देती है। हमारे खान पान का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। एविसेना या इब्ने सेना, जो कि इस मज़मून के जाने माने मज़मून निगार रहे हैं, उनके मुताबिक ज़्यादातर बीमारियां हमारे गलत खान पान और तौर तरीक़ों की वजह से ही शुरू होती हैं। पेट बीमारियों का घर है और सही खान पान ही इसका इलाज। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम डाइटोथेरेपी यानी इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ग़िज़ा की तारीफ़ तिब्बे यूनानी में इस तरह की जाती है, ग़िज़ा वो चीज़ है जो बिल मादा असर करती है, यानी वो बदन के अंदर जाकर बदन के हरारत और रुतूबात से मिलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में मुनक़सिम होकर जुज़्ज़े बदन बन जाती है। ग़िज़ा के ज़रिए से ही बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ग़िज़ाइयत मिलती है। और ग़िज़ाइयत अगर पूरी तरह से ना मिले, क्योंकि इंसान मेहनत करता है, काम करता है, उसकी दौड़ धूप होती है, तो उसके लिए ग़िज़ाइयत और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। खाना पीना मोतदिल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और जितना खाना चाहिए और जो खाना चाहिए वो अपने लिहाज से मुंतखब करना चाहिए। पानी की भी मकदार जितनी ज़रूरी है वो पानी भी हमको रोज़ाना पीना ज़रूरी है। जिस अंदाज़ की उसकी ड्यूटीज़ हैं, जिस अंदाज़ का उसका हरकत व सुकून है, उसी लिहाज से उसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम फिज़िकली यानी जिस्मानी एतबार से कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जिस कदर हमें यानी मेहनत कश जो इंसान होगा, जैसे मज़दूर कोई इंसान है, लेबर है, तो जाहिर है कि उसको थोड़ा यानी सकील ग़िज़ा दी जा सकती है। ख़ास तौर से राजमा है, उड़द है, नॉन वेज में चिकन मटन वगैरह, और इसी तरीके से जो है बैगन है, गोभी है, भिंडी है, अरवी है, ऐसी ग़िज़ाएँ और पराठे वगैरह का भी हम उसको सिफारिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को जो जिस्मानी मेहनत ज़्यादा करते हैं उनको जो है सकील ग़िज़ा ही चाहिए। और जो लोग खामोशी से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनको कम से कम फिजिकल काम करना है, जिस्मानी काम करना है, तो उनके लिए लाइट ग़िज़ा ही लेना बेहतर है। तो इस लिहाज से अगर अच्छी ग़िज़ा वो नहीं लेता है और एनर्जी उसके अंदर कम हो जाए, या जितनी एनर्जी की उसको ज़रूरत है उतनी ग़िज़ा अगर ना मिल पाए, तो आदमी फिर बीमार होने लग जाएगा। तो इस लिहाज से काम के लिहाज से, एक्टिविटीज़ के लिहाज से उसको ग़िज़ाइयत का मिलना ज़रूरी है। तिब्बे यूनानी के अंदर आम तौर पे उसूल इलाज 4 तरीक़े इलाज हैं, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल यद से इलाज किया जाता है। तो सबसे पहला जो उसूल इलाज है वो इलाज बिल ग़िज़ा है। तो इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, ग़िज़ाओं के अंदर कुछ रद्द बदल करके उसके अंदर चेंजेस लाके हम लोग मरीज़ को उसके मिजाज के मुताबिक, उसके मर्ज़ के मुताबिक हम लोग ग़िज़ाओं से ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। यानी मौसम के एतबार से, जिस्म के एतबार से, उम्र के लिहाज से, मर्ज़ के लिहाज से किसको कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए, इसका बहुत सलीक़े से सब कुछ बयान किया गया है। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, दवा के साथ हम उनको समझाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खाएं, कौन सी चीज़ ना खाएं। यूनानी तरीक़ा इलाज में एक और ख़ुसूसियत है जो किसी और पैथी में नहीं, ग़िज़ाई दवाई और दवाई ग़िज़ाई। ये ऐसे मौजू हैं जिन्हें तिब्बी नज़रिए में समझना बेहद ज़रूरी है। यूनानी में सबसे एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जो किसी और पैथी में नहीं है, जो कहीं नहीं है, वो दवाई ग़िज़ाई का भी एक कॉन्सेप्ट और ग़िज़ाई दवाई का भी एक कॉन्सेप्ट है। दवाई ग़िज़ाई का मतलब है ऐसी दवाइयाँ
जो कि ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, और ग़िज़ाई दवाई ऐसी ग़िज़ाएँ जो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, दवाई अज्जा कम हो, तो उसको कहते हैं ग़िज़ाई दवाई। ग़िज़ा को उसके साथ पहले लगाया जाता है। ग़िज़ाई दवाई में अगर जैसे हम देखें तो बादाम हो गया या जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी दवाई अहमियत भी उतनी ही है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिसमें ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो उसको कहते हैं दवाएं ग़िज़ाई। दवा का पोर्शन पहले लिया जाएगा उसमें। काली मिर्च हो गई या हल्दी हो गई या सौंठ हो गई, ये ऐसी दवाएं हैं जो ग़िज़ाई के तौर पर भी यूज़ होती हैं। अंडे को हम लोग ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और अंडे का तेल दवा के तौर पर बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनार है, अनार को हम लोग ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको सफ़रे के जोश को, गलबे को दूर करने के लिए उसका जूस भी या आब अनार भी बना के पिलाया जाता है। तो इस तरह इन चीज़ों को ग़िज़ा दवाई और दवा ग़िज़ाई कहा जाता है। जैसा कि अब तक हम समझ पाए हैं कि तिब्बे यूनानी में मिजाज की बड़ी अहमियत है। सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि खान पान की सभी चीज़ों, यहाँ तक कि दवाओं का भी अपना मिजाज होता है, और यही मिजाज इलाज की बुनियाद है। तिब्बे यूनानी में मिजाज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर इंसान के मिजाज को ध्यान में रख के हम लोग मरीज़ों को ग़िज़ाएँ देते हैं। सो आम तौर पे जो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं उनका मिजाज है तो गर्म खुश्क होगा या गर्मोतर, सर्द खुश्क या सर्दोतर। आदमी का मिजाज जिस तरह से, या मरीज़ का मिजाज जिस अंदाज का होता है, या इसी तरीके से बीमारी का जो मिजाज होता है, उसी के लिहाज से ग़िज़ाएँ और दवाओं का इंतखाब कर करके और उनको दिया जाता है। दही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन जिन जिस्मों में बलगम का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, अगर वो लोग बलगम इसका दही का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो उनके लिए जो है ऐसी ग़िज़ाएँ जो गर्म हैं उसकी सिफारिश की जाती है। गर्म मसाले और ज़ाफ़रान, दूध, घी, मक्खन वग़ैरह, मछली, अंडा, गोश्त, नॉन वेज के लिए ये हम उनको सिफारिश करते हैं। इसी तरह से जिस जिस्म में सफ़रा का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो अंडे और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो यकीनन उससे उनकी जिस्म जो है गैर मुतदिल हो जाएगा और उनके जिस्म में गर्म बीमारियां लाहिक होने शुरू हो जाएंगी। आदमी का मिजाज गर्म है तो जाहिर है कि अगर वो गर्म चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो उसको उससे परेशानी होती है। तो इस लिहाज से जिन लोगों का मिजाज गर्म है उनको ठंडी चीज़ें एडवाइज़ की जाती हैं, ठंडी ग़िज़ाएँ एडवाइज़ की जाती हैं। जो लोग अपने खाने पीने में ठंडी और खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग आम तौर पे सौदा से मुल्हिक लाहिक होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे मालिन खोलिया है, मालिन खोलिया ये सौदा के गलबे की वजह से होता है। अब अगर ऐसे मरीज़ों को ठीक करना है तो फिर हम इसका एंटीडोट यानी सर्दी और खुश्की का एंटी यानी मॉइस्ट और हॉट टेम्परेमेंट रखने वाली दवाओं और ग़िज़ाओं का इंतखाब करेंगे ऐसे सौदावी अमराज को ठीक करने के लिए। जिन लोगों के अंदर तरावट ज़्यादा होती है तो उनको फिर ड्राई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराई जाती हैं और गर्म ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। जो बीमारी लाहक होती है जिसका इलाज हम आम तौर पे उसके इलाज भी ज़िद है ना उसके अपोजिट तरीके से करते हैं। तो ये आम तौर पे जो ग़िज़ाएँ हों या दवाएँ हों मरीज़ को जब देते हैं तो मरीज़ का मिजाज ध्यान में रख के उसके हिसाब से हम लोग फ़ैसला करते हैं। खाने की तासीर के अलावा उसकी मकदार भी ये तय करती है कि खाना हमें हज़म होता है या नहीं। सही मकदार और सही वक्त पर खाया जाने वाला खाना ही हज़म होकर हमें फ़ायदा पहुंचाता है। खाना वक्त से खाया जाए और जो जिस्म के मुताबिक खाने का तकाज़ा है वो खाना खाया जाए। इसलिए कि खाने की बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन हर आदमी के लिए हर खाना बिल्कुल सही नहीं है। उस आदमी के जिस्म को जो सा खाना सूट करता है उसके मिजाज के एतबार से, उसके अखलात के एतबार से उसी खाने का इंतखाब करना चाहिए। यूनानी कंसेप्ट के लिहाज से 4 अखलात होते हैं। उन चारों अखलात के अंदर अगर एतदाल होता है तो सेहत कायम रहती है, और वो एतदाल बिगड़ जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है। मरीज़ के मिजाज और बीमारी के मिजाज का तयन कर करके और उसी लिहाज से उसको एडवाइज़ किया जाता है। और उसको किस तरह की डाइट की ज़रूरत है कि क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करे वो। और इसमें ये भी हम ख़ास तरजीह देते हैं कि इस मरीज़ का मिजाज क्या है और दवा का मिजाज क्या है, दोनों मेल खाएंगे या नहीं खाएंगे। जो मादी बीमारियां कहलाती हैं जिसमें सफ़रा, सौदा और बलगम और दम में से किसी एक की कमी और ज़्यादती के नतीजे में होती हैं। अब इनके इलाज के लिए सबसे पहला तरीक़ा जो अतिब्बा ने बयान किया है वो ये है कि पहले उनकी ग़िज़ाओं में तब्दीलियाँ करके देखा जाए। ग़िज़ा के अतबार से हमारे पास बहुत ख़ास कॉन्सेप्ट है तर्क ग़िज़ा और तक़लील ग़िज़ा।
तो जब हमारे पास फालिज का कोई मरीज़ आता है या फिर और भी कोई एक्यूट मरीज़ होते डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उस वक्त हम तरक ग़िज़ा जो है उसके लिए एडवाइस करते हैं। तरक ग़िज़ा का मतलब ये है कि ग़िज़ा को बिल्कुल छोड़ देना। जैसे बुखार के अंदर मरीज़ में ताकत भी रहती है, उतनी ज़्यादा निढालपन भी नहीं रहता, उसके अलावा उसमें इंतहा ही रहते, उसकी जो शिद्दत है बुखार की उसमें ग़िज़ा को तर्क कर देते हैं। इससे हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो तबीयत मर्ज़ को इजाले के तौर पर मादे को बाहर अखराज करने की कोशिश कर रही है, उस वक्त हम लोग ग़िज़ा दे के तबीयत को हाजिमे की तरफ मायल ना कर दें। और अगर बीमारी ऐसी हो कि हम समझते हैं कि ये बहुत लंबी खिंचेगी, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि हमें जो है क़ुव्वत को भी मेंटेन करना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी। तो उस वक्त में हम तक़लील ग़िज़ा करते हैं, ग़िज़ा को कम कर देते हैं, बिल्कुल छुड़ाते नहीं हैं। जैसे सब्जियों का पानी या फल का रस है, इन चीज़ों को हम लोग उस हालत में देते हैं जहाँ पर भूख कम लगती है मरीज़ को और उसको कमज़ोरी भी महसूस ना हो। इसलिए हम लोग आमतौर पर कमियत यानी क्वांटिटी को बढ़ा के उसकी क्वालिटी को हल्का रखते हैं, जहाँ पर मादा जो मर्ज़ का मादा है वो भरा हुआ हो। यानी ग़िज़ाओं से भी और दवाओं से भी उनका इलाज करते हैं और वो फिर जिस्म मुतदिल हो जाते हैं और इस तरह से उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे अज़ा को ताकत देती हैं। अतिब्बा ने सालों के तजुर्बे के बाद ये बताया कि कौन कौन से फल या सब्जियां कुछ ख़ास हालात में खाना कारआमद साबित होता है। आमतौर से होता है खून की कमी पाई जा रही है। खून कमी पाए जाने की वजह असल में सिर्फ ये नहीं कि खाना नहीं खाया जा रहा है, बल्कि जो कुछ हम खाना खा रहे हैं वो जुज़े बदन नहीं हो रहा है, यानी माल न्यूट्रिशन की कैफियत पैदा हो गई। ख़ासतौर से इंडिया में एक कल्चर है कि लेडीज़ खुद कम खाती हैं और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता है, तो उस कारण भी एनीमिया, तो 90% लेडीज़ को जो ओपीडी में आती हैं उनको एनीमिया होता है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है 12 साल से 45 से 50 साल तक, उसके अंदर उन लोगों को ब्लड लेवल का जो लॉस होता रहता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आयरन देना ज़रूरी पड़ता है। तो आंवला जो है डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चटनी फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राइड कैंडी फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो इसको जो है हम आंवले को इस्तेमाल कराते हैं और आंवले में एक चीज़ विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा होता है और विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है। और फिर जब औरत माँ बनती है तो उस वक्त कैल्शियम के लिए दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, या रागी, यहाँ साउथ में रागी मिलती है जो बहुत कैल्शियम रिच है, इसके इस्तेमाल से उसका कैल्शियम का सप्लीमेंट हो जाता है। खाने में बस तो यही है कि सब्ज़ी खाएं, गोश्त ना खाएं ज़्यादा। तो और जो बच्चे को मेरे बताया था कि फ्रूट्स वगैरह दें तो उससे हीमोग्लोबिन कवर होता है, अनार दें, जूस दें अनार का। जैसे फ्रूट्स है, खजूर है, खून बढ़ाने के लिए जो बताते हैं, और जूस वगैरह, एप्पल वो सब फल वगैरह बताते रहते हैं सब। इसी तरह से लीवर के केस में भी हमारे पास जो वर्म कबीज के केसेस आते हैं, हेपेटाइटिस के केसेस आते हैं, हम उनको जो लाइफ स्टाइल में जो तरकीबें और जो तदबीरें होनी चाहिए वो हम उनको बताते हैं। खाने पीने में जो एहतियात होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर फैट चीज़ों का, ऑयली चीज़ों का, ख़ास तौर से गोश्त और अंडे वगैरह का इस्तेमाल वो हम बंद कराते हैं और वेजिटेबल्स ख़ास तौर से ठंडी सब्जियों का हम इस्तेमाल कराते हैं। अगर कोई मरीज़ ऐसा आया हो जिसका निज़ाम हज़्म ख़राब है, लीवर कमज़ोर है या उसको जो है किसी वजह से भी हज़म नहीं हो रहा है, तो उसको हम सबसे पहले जो सिफारिश करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करे। वो ऐसी ग़िज़ाएँ जैसे लौकी है, तुरई है, टिंडा है, करेला है, परवल है और सेम है, फली है, इसका इस्तेमाल वो करे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें हरा मिर्च है, हरा धनिया है और अदरक है, लहसुन है, इसका इस्तेमाल जायके के तौर पर भी, हाजमे के तौर पर भी कर सकते हैं। ये ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ हैं। अनार के बारे में बताना चाहता हूँ, यूनानी में इसके बहुत फ़ायदे हैं। वो ख़ास तौर से जो अनार का जूस है वो गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत यूज़फुल है। गैस्ट्राइटिस एक पेट की बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है और कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख नहीं लगती और मरीज़ जो है वो अपना वेट लूज़ करने लगता है। तो इस किस्म की बीमारी में, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसमें अनार जो है बेपनाह मुफीद है। बेलगिरी का जो फ्रूट है उसका जो हम शरबत ताज़े का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर से गर्मियों में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो ठंडक देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से जो परेशानियां आती हैं लोगों को, कि किसी को लूज़ मोशंस हो जाते हैं या पेट ख़राब होता है ज़्यादा पानी पीने की वजह से, तो उस कंडीशन में शरबत बेल का एक ख़ास एक रोल है कि वो ठंडक के साथ साथ पेट को भी फ़ायदा करता है। और इसी तरीके से जो मरीज़ ब्लड प्रेशर के हैं, जिसको ज़ब्त दम कभी कहते हैं,
हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो ये जाहिर है कि ये वाजह करता है कि इनका मिजाज गर्म है, तो उनको भी ऐसी ग़िज़ाएँ देते हैं जो सकील ना हो, जिनका मिजाज जो है बारिद रतब हो। उसमें हम सलाद की भी सिफारिश करते हैं कि ऐसे मरीज़ों को जो है ककड़ी है, खीरा है, ये मुदर्रिबोल के तौर पर काम करते हैं, और तरबूज है, खरबूज है, ये सब चीज़ें भी हम उनको रिकमेंड करते हैं। तरबूज जो है वो बहुत ही मुफीद है समर के लिए, और ये स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है, और बहुत सी बीमारियों के लिए जैसे लू लग जाती है तो इसका इस्तेमाल जो है दिन में एक दफ़े वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और यूनानी में इसकी बड़ी फ़ायदे बयान किए गए हैं, और इसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स हैं और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, इसीलिए हर बीमारी के साथ परहेज़ बताया जाता है। इसलिए मिसाल के तौर पर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें कोई ग़िज़ा ऐसा इंसान ले लेता है जो उसको नुकसान करे। मिसाल के तौर पर आप सपोज़ कर लीजिए किसी को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, अब उसने कौरमा खाना शुरू कर दिया, उसने तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर दिया, तो वो और एग्रीवेट हो जाता है, इसलिए उसको मना किया जाता है। परहेज़ यही मुझे ये बताया कि तली चीज़ें थोड़ी कम लें, और जो है ना वो स्पाइसी मिर्च नमक मिर्च ज़रा कम लें, चिकनाई कम लें, ये परहेज़ बताया इन लोगों ने। ज़रा मोटी हूँ, वेट कम कराने के वास्ते आई हूँ। सुबह में वॉक करना 6 बजे से 7 o'clock तक, फिर शाम में 5 o'clock से 6 o'clock तक। रोटी खाना, चावल सब नहीं खाना, गोश्त सब नहीं खाना, सूखी रोटी खाना, तेल नहीं लगा को खाना। परहेज़ जी यहाँ वही है, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला बादी चीज़ें खाने में मना है, जैसे भिंडी भुजिया वगैरह, गोभी वगैरह मना किया हुआ उन्होंने। लाइट खाना खाओ। हमें कमर दर्द बहुत था तो हम इधर से दवा लेके गए, तो अब थोड़ा कम है, और टेस्ट कराने के लिए और आए हैं। हमें 21 दिन की दवाई दी थी तो हमें कम है, और फिर दोबारा आने के लिए कहा था तो हम इधर आए। अंडा, गोश्त, मच्छी, ये खाने के लिए मना किया था, और मसालेदार चीज़ कोई भी नहीं खाने के लिए, कोई भी नहीं खाना। खांसी किसी को आ रही, वो दही खा रहा है या बर्फ़ का पानी पी रहा है या कोल्ड ड्रिंक ले रहा है तो बढ़ेगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम मना करते हैं कि भाई इस चीज़ से नुकसान होगा, उसको परहेज़ करना है। जिस चीज़ से फ़ायदा हो ग़िज़ा में वो ग़िज़ा लेनी है और दवा का इस्तेमाल करना है। जिन मरीज़ों को ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है, अस्थमा की शिकायत होती है, आर्थराइटिस की शिकायत होती है, आम तौर पे उन मरीज़ों के जिस्म में बलगम का गलबा हो जाता है, और यही वजह है कि उनको ठंडी बीमारियां लाहिक होने लगती हैं। हम लोग ऐसे मरीज़ों का इलाज गर्म और खुश्क तदाबीर से करते हैं, ठंडी चीज़ों से परहेज़ कराते हैं। इसी तरीके से जो मरीज़ होता है जॉइंट पेन का, उसमें आम तौर से यूरिक एसिड बढ़ी हुई होती है। जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, जिन पेशेंट्स का, उसको यानी फौरी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि उसकी ग़िज़ा पर तवज्जो दी जाए, और दवा तो हमारी ऑलरेडी काम करती ही है। तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जैसे राजमा, उड़द, गोभी, भिंडी और खट्टी चीज़ें, अचार है, नींबू वगैरह है, और खट्टे फल हैं, इसको हम मना करते हैं। मेरे को ना जो खून टेस्ट कराया तो मेरे को गठिया बाय बताई डॉक्टरों ने, ठंडी और खट्टी और बादी चीज़ें मना कर रखी हैं, और जो है वो उनको छोड़ के कुछ भी खा सकते हैं। अगर स्किन की कोई बीमारी है, बहुत ज़्यादा बदन में खुजली है, या तो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, गर्म मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। स्किन डिजीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए है कि अंडा, मछली, राजमा, उड़द, मटन और बीफ, इन सब से परहेज़ कराते हैं। इस तरह से अचार है, खटाई है, इसका भी हम कहते हैं कि कम से कम मसाला इस्तेमाल किया जाए। तो मरीज़ को बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ खाने में ना खाएं जो बलगम पैदा करे या जो खून में हिद्दत पैदा करे। तेज़ चीज़ें, मिर्च मसाले, गरम मसाले ख़ास तौर से इनका इस्तेमाल ना करें। मेरे ये वाइट पैचेस हो रहे हैं हाथ पे है, पैरों में है, ये मेरे को 10-11 साल से हैं। परहेज़ मेरे को बताया है यहाँ पर, एक्चुअली में इन्होंने एक प्लान भी दिया था कि इस तरीके से आपको ये खाना है, ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें, मतलब खट्टा, इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि जो जिसमें बैक्टीरिया वाली कोई चीज़, इस तरीके की चीज़ें मतलब थोड़ा मना किया है परहेज़, मतलब तेज़ मिर्च मसाला खाने के लिए, खट्टा चीज़ खाने के लिए, और ये थोड़ा सा बताया है उन्होंने कि इस तरीके से आप प्लान करें, इस तरीके से खाइए तो थोड़ा सा कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे मरीज़ों को जो खाना दिया जाता है वो खाना आमतौर पर मरीज़ के उसका जो मर्ज़ है उसको ध्यान में रख के उसको डिसाइड करते हैं कि
किसको कौन सा खाना मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपी का पेशेंट है या कोई हार्ट पेशेंट है तो उनमें ये ध्यान रखा जाता है कि चावल बिल्कुल सॉल्टलेस रहे, इसलिए हम लोग आमतौर पे चावल में नमक ही नहीं डलवाते हैं। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हम लोग ये करते हैं कि चावल के बजाय 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा दे देते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं सुबह के वक्त उन्हें एक दिन या इडली, एक दिन डोसा, एक दिन रोटी या एक दिन आमलेट ब्रेड इस तरह से दिया जाता है। मेरे को शुगर की बीमारी है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है इनकी दवाई लेने। परहेज बताया, एक तो टहलना बताया इन्होंने, और मतलब मीठे से बचने के लिए बताया। परहेज जो है अगर आदमी दवा करे तो दवा को 3 गुना असर करती है। अगर परहेज हो जाए तो दवा जो है जो दवा 5 दिन में असर करने की, तो वो 3 दिन में असर कर लेगी और उसका जल्द फ़ायदा होता है और मरीज़ को बहुत जल्दी शिफा हो जाती है। यूनानी तिब में खान पान की बहुत अहमियत है। खान पान के इस्तेहाले से जो चीज़ें बदन में नशोनुमा पाती हैं वो चीज़ें हैं कैलूस, और कैलूस के ज़रिए जो चीज़ें खारिज होती हैं वो कहलाती है कैमूस। कैलूस और कैमूस में तवाज़ुन बिगड़ने से ही बीमारी बदन में बनती है। इन्हीं चीज़ों के तवाज़ुन करने के लिए ज़रूरी है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। अगर काइम या काइमूस अच्छा हो तो उसका जज्ब या अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, या अगर काइम रद्दी हो तो उससे हाजिमे में फसाद पैदा हो जाता है और बहुत सारे अमराज मेदी जैसे वर्म मैदा, नफ़क़ शिकम, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम तिब्बी इस्तिलाह में इस्तिफ़राग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि कब्ज़ की वजह से भी बहुत सी से अखलात में डिस्टर्बेंस होते हैं, लिहाजा कब्ज़ को दूर किया जाए। कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी अगर हम कायदे से वक्त से खाना खाएं और मौसम के लिहाज से सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और सलाद इस्तेमाल करें, और जो मौसम के फल हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। उससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो ताज़ा होता है और सस्ता भी होता है, हर कोई आदमी इस्तेमाल कर सकता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल मुज़िर होता है। जब खाने का हज़म का अमल शुरू हो जाए तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद, तब मैदे को पानी की ज़रूरत होती है और उस वक्त फिर पानी पीना चाहिए और ख़ूब पानी पीना चाहिए, इसलिए कि मैदे को उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है। हम लोग जो खाते हैं वही हमारे बॉडी के अंदर रिएक्ट होकर बीमारी की शक्ल में आता है। तो आमतौर पे हम लोगों को जब खाना खाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे यहाँ पर यूनानी में एक ये ख़ास कंसेप्ट ये है कि दवा सिर्फ दवा नहीं है, वो ग़िज़ा भी है। तो यही कंसेप्ट हमारी हर दवाओं के अंदर आता है। किसी में कम ग़िज़ाइयत है, किसी में ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। यही दोनों चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पर इसी तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखा आपने, खाने का काम सिर्फ मुँह को जायका देना, ये पेट भरना ही नहीं, यूनानी तिब में इसकी खासी अहमियत है। हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और क्या ना खाएं, ये कुछ बुनियादी उसूल हैं जो हमें लंबे वक्त तक सेहतमंद बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इलाज बिल दवा यानी फार्माकोथेरेपी के बारे में। सभी की सेहत के लिए दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। शब खैर, अलविदा। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना है। नीलकंठन सेवल में जन्मे स्वराज के लिए समर्पित हमारे महाराज